तो हम ये देख रहे थे कि कैसे मोमेंटम चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। हमने 2 बॉल वाला एग्जांपल देखा। ये फर्स्ट बॉल ने फोर्स लगाया, ये सेकंड बॉल ने फोर्स लगाया, और न्यूटन्स थर्ड लॉ से हमने क्या करा, दोनों फोर्स को इक्वल कर दिया, और इनका साइन कैसा था, अपोजिट। क्योंकि एक बॉल की डायरेक्शन अगर ये वाली है तो दूसरी बॉल की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। इन फोर्सेस की वैल्यू लगाई। एफ ए बी की वैल्यू क्या थी, एम ए वी ए माइनस यू ए बाई टी। इसकी वैल्यू लगाई माइनस, क्योंकि माइनस साइन यहां पे, एम बी वी बी माइनस यू बी बाई टी। टी से टी कैंसल करा, यहां पे क्या आया, एम ए वी ए, फिर इस साइड और माइनस एम ए यू ए। यहां से क्या आया, माइनस एम बी वी बी माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी। और जब इसे सॉल्व करा तो हमारी ये इक्वेशन आ गई थी, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई थी सॉल्व करके। अब देखते हैं इस इक्वेशन का मतलब क्या है। इस इक्वेशन से हमें पता कैसे चल रहा है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है। सिंस एम ए यू ए प्लस एम बी वी बी इज द टोटल मोमेंटम ऑफ 2 balls ए एंड बी बिफोर द कोलिजन। तो अगर हम ये वाला देखें तो ये पहली बॉल का मोमेंटम ये, और या फिर हम ये देख सकते हैं कि ए बॉल का मोमेंटम था, कि बी बॉल का मोमेंटम था बिफोर कोलिजन। ये कैसा है, बिफोर। ये दोनों बॉल का मोमेंटम है जोड़ने के बाद, कैसा, बिफोर कोलिजन। ठीक है, बिफोर द कोलिजन। एंड ये वाला एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, सेकेंड पार्ट क्या है, ये टोटल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। ये क्या है, आफ्टर कोलिजन। तो दोनों बॉल का जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले था जोड़ के, उनका दोनों का टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद भी उतना ही रहा। मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है बिल्कुल भी। तो इसका मतलब क्या, इक्वेशन से क्या लग रहा है, दोनों बॉल का जो मोमेंटम का सम था कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद भी उन दोनों का टोटल मोमेंटम उतना है। तो टोटल मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता है पहली बॉल का मोमेंटम घट या बढ़ गया हो, दूसरी बॉल का मोमेंटम घट या बढ़ गया हो, लेकिन उनका टोटल क्या रहेगा, सेम। जैसे अगर हम पहली बॉल का मोमेंटम मान लें 7, सेकंड बॉल का मोमेंटम मान लें 4, तो टोटल कितना है हमारा 11। तो हो सकता है कि ये वाला 6 हो जाए, तो ये वाला 5 होगा, क्योंकि सम क्या रहना चाहिए, इक्वल। तो 7 + 4 11, 6 + 5 11, तो सम क्या रहेगा हमारा, इक्वल। या हो सकता है कि ये 8 हो जाए, ये 3 हो जाए, तो सम लेकिन इक्वल रहेगा। उनकी अलग अलग वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन सम क्या रहेगा, कोलिजन से पहले दोनों का और कोलिजन के बाद दोनों का कैसा रहेगा, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 9.7, तो ये इक्वेशन हमारी 9.7 है। वी ऑब्जर्व दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ 2 balls रिमेन्स अनचेंज और कंजर्व्ड। तो अनचेंज या चेंज नहीं होने को ही क्या बोलते हैं हम, कंजर्वेशन। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि दोनों बॉल्स का जो मोमेंटम है वो कैसा रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा या अनचेंज रहेगा। लेकिन ध्यान रखना है, हमने स्टार्टिंग में ही हमने ध्यान दिया है कि जो अनबैलेंस फोर्स है इन बॉल्स पे, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है। तो यहां यही लिखा है कि प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स। तो कोई बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं हो सकता, थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स होगा ही होगा। बट किताब में क्या करते हैं हम, आइडियल कंडीशन मानते हैं। आइडियल का मतलब जो कि उसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चला कि टोटल फोर्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फोर्स आफ्टर कोलिजन। As a result of this ideal collision experiment, we say that sum of momenta of two objects before the collision is equal to the sum of momenta after the collision, provided there is no external unbalanced force acting on them. तो इतनी बड़ी लाइन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो ये हमने आइडियल एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि रियल में तो ये थोड़ा सा फोर्स लगेगा ही लगेगा, लेकिन हमने आइडियल एक्सपेरिमेंट करा, और एक कैसा था, आइडियल कोलिजन एक्सपेरिमेंट था। आइडियल कोलिजन एक्सपेरिमेंट से हम क्या कह सकते हैं, तो जो सम था
मोमेंटा का, यानी इन दो मोमेंट्स का जो सम था बिफोर कोलिजन, वो कैसे रहता है, वो इक्वल होता है सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन। तो सम ऑफ मोमेंटा बिफोर द कोलिजन वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन। लेकिन शर्त क्या है यहाँ पे, स्पेशल कंडीशन क्या है कि वहां पे कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए। तो मोमेंटा बिफोर द कोलिजन, इसका सारा सम इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। सम ऑफ टोटल मोमेंटा इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन। ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटा ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स आफ्टर द कोलिजन। तो ये इक्वल होंगे। दिस स्टेटमेंट कैन ऑल्टरनेटिवली बी गिवन एज, इसे और तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज अनचेंज और कंजर्व्ड बाय द कोलिजन। तो जो दो ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है बिफोर और आफ्टर कोलिजन या कोलिजन में, वो कैसा रहता है, अनचेंज रहता है या कंजर्व्ड रहता है। दो ऑब्जेक्ट्स का कोलिजन में जो मोमेंटम होता है वो कैसा रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो यानी सम जितना पहले था ऑब्जेक्ट ए और बी का, वो सम उतना ही रहेगा उसके टकराने के बाद भी। तो इसे समझने के लिए कुछ एक्टिविटी से करने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 9.5, टेक ए बिग रबर बलून एंड इन्फ्लेट इट फुली। तो हमने एक बड़ा गुब्बारा लिया और उसे पूरा फुला दिया, एक बड़ा सा बलून लेके उसे पूरा फिल कर दिया। टाई इट्स नेक यूजिंग अ थ्रेड। तो इसकी जो नेक है उस पर क्या कर दिया हमने, धागा बांध दिया। ऑल्सो यूजिंग अ एडहेसिव टेप फिक्स ए स्ट्रॉ ऑन द सर्फेस ऑफ दिस बलून। तो इस बलून पे हमने क्या कर दिया, एक टेप से जो है हमने एक स्ट्रॉ चिपका दिया। बलून लिया, बलून फुलाया, धागा बांधा और उस पर क्या चिपका दिया, एक स्ट्रॉ चिपका दिया। पास अ थ्रेड थ्रू द स्ट्रॉ एंड होल्ड वन एंड एट योर हैंड और फिक्स इट ऑन द वॉल। अब हमने क्या करा, जैसे ये स्ट्रॉ था जो चिपका हुआ, उसके अंदर से एक धागा पास कर दिया, एक थ्रेड पास कर दिया। अब इस थ्रेड और बलून जो था ये पूरा, इसे हमने क्या कर दिया कि एक साइड को जो है क्या करा, दीवार पे बांध दिया और दूसरी साइड को भी या हाथ में पकड़ा या बांध दिया। आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड और फिक्स इट ऑन द वॉल एट सम डिस्टेंस। दिस अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर 9.15। तो ऐसा करना है हमने अरेंजमेंट जैसा कि फिगर में दिखा रखा है, और ये बहुत आसान अरेंजमेंट है। इसमें हमने करा क्या है, एक बलून लिया, बलून को फिल करा, उसके जो है नेक पे हमने थ्रेड बांध दिया। उस पे फिर क्या करा, हमने एक स्ट्रॉ लगाया और स्ट्रॉ को जो है सेलो टेप से चिपका दिया। चिपकाने के बाद इसमें से जो ये स्ट्रॉ था, इसमें से एक हमने थ्रेड पास किया, और पास करने के बाद इसके हमने दोनों एंड्स को क्या कर दिया, बांध दिया। दोनों एंड्स इस थ्रेड के बांध दिए, कस के बांध दिए, दोनों साइड, दोनों वॉल्स पे कस के बांध दिए। बहुत आसान है। बलून पे स्ट्रॉ चिपका हुआ है, बलून फिल्ड है, धागा बांध रखा है उसकी नेक पर, और स्ट्रॉ लगाने से क्या हुआ कि अब वो उसके बाद धागा पास कर दिया, अब ये लटक गया, अब ये इस थ्रेड पर लटक गया, और लटकने के बाद क्या है कि दोनों साइड ये वॉल पे हमने बांध दिया। और अब इस तरीके से ये अरेंजमेंट है, बेसिकली एक रस्सी पे स्ट्रॉ के सहारे गुब्बारा लटका हुआ है, जैसे कि रस्सी पे स्ट्रॉ के सहारे गुब्बारा लटक गया। नाउ रिमूव द थ्रेड टाइड ऑन द नेक ऑफ बलून, लेट द एयर एस्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ बलून। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इस धागे को खोलेंगे तो धीरे धीरे बलून से एयर निकलने लगेगी, बलून से एयर निकलने लगी। अब एयर जब निकली, अगर ये एयर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो अब हमें ये बताना है कि स्ट्रॉ किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर एयर इस डायरेक्शन में जा रही है लेफ्ट, तो ये स्ट्रॉ के साथ बलून किस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट डायरेक्शन में। तो हमें यही एक्सपेरिमेंट करना है, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है।
बलून, बलून पे स्ट्रॉ और बलून के माउथ पे एक धागा। ऐसे हमने एक रस्सी में से स्ट्रॉ के थ्रू वो थ्रेड जा रहा था, दीवार पर बांध दिया। अब जैसे ही हमने ये इसका जो थ्रेड हटाया बलून का, तो बलून से धीरे धीरे एयर रिलीज होगी। तो एयर अगर लेफ्ट को रिलीज हो रही है तो ये बलून विद स्ट्रॉ कहाँ जाएगा, राइट साइड को मूव करेगा। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट है और इससे हमें पता चलता है कि अगर फोर्स लेफ्ट में लग रहा है तो बलून किस साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा। तो ये फोर्स का भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं। अगर लेफ्ट में फोर्स लग रहा है तो बलून कहाँ जाएगा, राइट में।